जोशी साहब, उनसे विनंती करता हूं कि वो यहाँ पधारें और कुछ दो शब्द हमारे साथ साझा करें। गौ माता के विषय में हिंदी में बोलने इतना अध्ययन मेरा है कि नहीं भाषा का, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। मराठी तो आराम से बोल लेता हूँ, शायद अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों भाषा में कुछ संवाद करूँ। मुझे ऐसा सुझाव दिया गया है कि मुझे पहला इंस्टॉलमेंट मेरे स्पीच का 10 मिनट में ख़त्म करना है, तो मैं ये 10 मिनट में ये बोलना चाहता हूँ कि जो मैं अगले 10 से 15 मिनट में नहीं बोलूँगा। अभी अभी योग दिन हुआ है, सबको अच्छा याद है। योग का नाम उच्चारण करते ही पहला नाम दृश्य सामने आ जाता है, वो है महर्षि पतंजलि का। दूसरे दो नाम हम भूल चुके हैं, योग के संदर्भ में भूल चुके हैं। इतिहास में पहला योग के संदर्भ में नाम है प्रभु रामचंद्र का, और दूसरा नाम है जिसके नाम में ही योग है, वो है योगेश्वर श्री कृष्ण। अभी 3 हो गए, प्रभु रामचंद्र, योगेश्वर श्री कृष्ण, महर्षि पतंजलि, और चौथा आता है महर्षि घेरंड, जिनके नाम का प्रचार होता नहीं है, जिन्होंने योग के साथ में अन्न का संदर्भ लगाया है, औषधियों का संदर्भ लगाया है, वो है महर्षि घेरंड। अभी मैंने महर्षि घेरंड जी का नाम क्यों लिया, इसके लिए थोड़ी सी बात करके मैं रुक जाऊंगा। अपने शरीर का जो विवरण या विश्लेषण किया गया है शास्त्रों में, वो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और आत्मामय कोश। गौ का संबंध अन्नमय कोश से आता है। अभी अन्न का मैं अध्यात्म पे कुछ बोलूंगा नहीं, मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन कोई आदमी साधना के लिए बैठता है और उसका शरीर तंदुरुस्त, फिट फॉर मेडिटेशन नहीं है, तो मेडिटेशन का स्विच ऑफ हो जाता है। तपस्या में बैठा है, पेट में अन्न नहीं है, इतना उपोषण किया है कि जीवन समाप्त हो जाए, अध्यात्म का स्विच ऑफ हो गया। इतिहास में एक व्यक्ति का ऐसा वर्णन है कि जिन्होंने कम से कम अन्न ग्रहण पर तपस्या की है, उनका उल्लेख रामायण में आता है। विश्वामित्र जी राजापद छोड़ के तपस्या को चले गए। कुछ समय तपस्या करने के अंत में ब्रह्मदेव के पास चले गए, तो उनका स्वागत ब्रह्मदेव ने किस शब्द में किया, आइए राजर्षि। ये बोले मैं इतना मेहनत करके आया, मुझे राजर्षि बोला, ब्रह्मर्षि नहीं बोल रहे। और 12 साल खर्चा किया, फिर चले गए, फिर ब्रह्मदेव उनको बोलते आइए महर्षि। अभी ब्रह्मर्षि हुए ही नहीं। ब्रह्मर्षि बनने के लिए उन्होंने जो तपस्या की है, उस आहार का वर्णन आया है। आहार तो अंततः आवश्यक ही है। वो वर्णन ऐसा है कि अपने मुंह और दांत, इन्हीं का चूल्हा और इन्हीं का, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं आ रहा है, जाता बोलते हैं मराठी में, चक्की बना के उन्होंने अपना जीवन यापन करके ब्रह्मर्षि तक का यापन किया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, जो भी मिलता है वो खाने के बावजूद जब व्यक्ति का शरीर तपस्या के क्षम रहता है, वो समय अलग था जब पर्यावरण इतना अच्छा था कि बनी हुई हर चीज स्वास्थ्यवर्धक ही थी। अभी आज की हालत देखो, नई पीढ़ी को 32 दांत नहीं है। मैंने जब पहली बार, मतलब सेकंड टाइम रादर, रामायण पढ़ा, उसके बाद में एज ए जज मैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ता था तो मैं दांत ढूंढता था, इसको दांत कितने थे, क्योंकि 13,000 साल में 38 से 32 तक आ गए दांत, और नई पीढ़ी 28 को रुक गई है।
दंत क्षय जो हुआ है, मैं डिसीज के बारे में बात बोल रही, लॉसिस क्षय, ये जो दंत संख्या क्षय हुआ है ये अस्थि क्षय से हुआ है, और अस्थि क्षय हुआ है ये मस्कुलर क्षय से हुआ है, और आगे का क्षय मज्जा क्षय है। बोन मैरो एंड ब्रेन आर कॉल्ड मज्जा। ये क्यों हो रहा है? अभी मेरा प्रवास गौ के तरफ हो रहा है। जो भूमि तत्व, अन्नमय कोश में क्या है, अन्न से भूमि तत्व बनता है, भूमि तत्व से शरीर बनता है। वनस्पति का शरीर, उसको मैं वनस्पति की काया बोलता हूं। वनस्पति की काया में कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो चीजें दो सोर्स से आती है। पहला सोर्स जमीन है, दूसरा सोर्स वनस्पति का श्वसन। हवा में का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, हवा में से आर्द्रता भी ली जाती है, पानी भी हवा से लेते हैं। लोग समझते नहीं, इतनी धूप है, वसंत ऋतु में नए पत्ते कहां से आते हैं? जमीन में तो पानी नहीं है। वनस्पति पर्यावरण में के आर्द्रता का शोषण करके खुद को रखते हैं। वनस्पति के शरीर में कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, पानी, ये हवा में से आई। कोई भी मिनरल हवा में से नहीं मिलता। मैं बहुत आसान उदाहरण देता हूं, कोई साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं। लकड़ी जलाए या गोबर जलाए, बचता क्या है? रक्षा बचती है ना। जाता क्या है? कार्बन एंड अदर कंबस्टिबल मैटर। बोला ना, मैं थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी की मदद जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने हिंदी में विज्ञान नहीं पढ़ा है। कंबस्टिबल मैटर निकल जाता है। नॉन कंबस्टिबल मैटर क्या रहता है? आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड न्यूमरस सिलिकॉन, न्यूमरस मैटर्स विच यू एंड मी हैव नॉट लर्न। जमीन में से इतने जो अवयव, इतने जो पदार्थ है, मूल द्रव्य, इन केमिस्ट्री वी कॉल देम एलिमेंट्स, ये मूल द्रव्य जमीन में से आते हैं। ये देखो, हम लोग को पता है तेजाब कहाँ रखते हैं? कांच की बोतल में। क्यों? तेजाब में भी सिलिकॉन नहीं घुलता है। लेकिन हमारा ज्वार का जो डंडा है ना, उस पे मिरर जैसा शाइनिंग कहाँ से आता है? वो सिलिकॉन है। ऐसा रसायन, ऐसा एसिड जिसमें सिलिकॉन सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, ये कौन निर्माण करता है? हर बीज में का कल्चर, ऐसा सूक्ष्म जीव कि जिसकी विष्ठा या एक्सक्रीटा ये आम्ल स्वरूपी होती है और इसका गुणन जमीन में होता है, और ये गुणन करने का जो एजेंट है वो सीड एंड डंग टुगेदर। एक कोई भी घास, पत्ती, काड़ी, पीपल के पत्ते में अंदर जो सेल्यूलोज मैटर रहता है ना, बचपन में रखा होगा ना पीतल का पत्ता किताब में, जब उसका पूरा झड़ जाता है तो बीच में जो रहता है वो लकड़ी के समान चीज है। इसका पानी में घुलने का काल 3 साल से लेकर 30 साल तक है। इसको घुलनक्षम कौन करता है? इसको घुलनक्षम सूक्ष्म जीव करते हैं। ये सूक्ष्म जीवों का बीज बीज में होता है, और ये बीज का गुणन गोबर के वजह से होता है। आप डिसाइड किए कि गाय चाहिए या नहीं। और एक लास्ट पॉइंट काउ डंग के बारे में बोलता हूं, मैं उसका राइटअप कभी शेयर करूंगा। मेरे वो राइटअप का टाइटल है व्हाई काउ डंग इज पायस। गोमय पवित्र क्यों है? पृथ्वी पर से तृणभक्षी प्राणी, मैंने जंगल में काफी घूमा हूं। हाथी के डंग में उसको तोड़ के उसमें से इल्ली खाने वाली मुर्गी मैंने जंगल में देखी है। बायसन के डंग में 100, 200, 400 इल्लियां बनती है। क्यों बनती है? हमें मक्खी पसंद क्यों नहीं है? मधुमक्खी पसंद है, हमें गांव वाली मक्खी पसंद क्यों नहीं है? कभी सोचा है इस पर? गाय का अगर गोबर जमीन पे गिर जाए, स्टॉल फेड काऊ नहीं, जो चल फिर के पेट भरती है,
वो गाय के गोबर पे अगर देखे आप, एक भी मक्खी नहीं बैठेगी। व्हाट इज द सीक्रेट? भैंस का गोबर गिर जाए तो उसमें कुछ मिनट, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, सेकंड बोलना चाहिए, कुछ सेकंड में मक्खी आके बैठती है। उसको उसका सुगंध बहुत पसंद आता है? बिल्कुल नहीं। वो गोबर का एक टिपिकल ओडर, मीथेन और अदर का जो मिक्स ओडर बाहर जाता है ना, इट इज एन इन्विटेशन। वो उसका स्मेल करके मक्खी आके बैठती है। हमें मक्खी पसंद क्यों नहीं है? ये मक्खी जहाँ पे जाएगी और उसका डंक जहाँ टिकाएगी, वहाँ 200 अंडे डालती है, 200 एग्स पर फ्ली। और एक भैंस के गोबर में 200 400 अंडे रहेंगे, उसकी इल्ली बनेगी और 6 दिन में उसकी मक्खी बन के उड़ जाएगी। वाई नॉट इन काउ एंड वाई इन बफेलो? वाई नॉट इन डियर और नीलगाय एंड वाई इन एलिफेंट? उसका साइंस जो है मैं बताता हूँ। उसका साइंस है अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट फूड मैटर। मराठी में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, अपाच हुआ जो कार्बद्रव है वो गाय के गोबर में नहीं है। इसलिए गाय का गोबर पंचगव्य में चलता है। गाय का गोबर घर साफ करने के लिए चलता है। ये गाय का गोबर जब जमीन में हम डालेंगे तो कीड़ा नहीं बनेगा, सूक्ष्म जीव बनेगा। और जब वो गोबर पे हमारी जमीन उपजाऊ होगी, तब हमें पूर्ण अन्न मिलने के चांसेस है।